नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस पर ट्विटर की सर्जिकल स्ट्राइक। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। कई प्रदेश कार्यालयों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी बंद हैं। मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ट्विटर ने अकाउंट बंद करने को लेकर पेश की सफाई। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग की पहचान उजागर करने पर हुई कार्रवाई। तो ट्विटर ने कार्रवाई की है। तमाम बड़े नेताओं के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ट्विटर ने यह कहा है कि दुष्कर्म मामले में पीड़िता के चेहरे को दिखाने को लेकर ही उसकी पहचान को उजागर करने पर यह कार्रवाई हुई है। तो कांग्रेस पर ट्विटर की सर्जिकल स्ट्राइक। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। कई प्रदेश कार्यालयों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी बंद हैं। तो राहुल गांधी समेत तमाम ऐसे नेता हैं जिनके अकाउंट को बंद कर दिया गया है। और ट्विटर ने यह हवाला दिया है कि दुष्कर्म पीड़िता की पहचान को उजागर करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, ट्विटर की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। तमाम नेताओं के जो अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिए गए हैं और हवाला ये दिया गया है जो दुष्कर्म पीड़िता थी उसकी पहचान को उजागर करने की वजह से ही ये कार्रवाई की गई है। इसके असल मायने क्या कुछ है, विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और कार्रवाई इस महीने में सबसे बड़ी मानी जा रही कि 5,000 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के ट्विटर हैंडल को जो ब्लॉक किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारत में नए आईटी नियम लागू हुए और नए आईटी नियमों को लागू करने के पीछे दबाव जबरदस्त सरकार का था। सरकार कहती है कि आप ट्विटर को जो है भारतीय कानूनों को मानना पड़ेगा और इसी को लेकर बहुत दिनों तक रार चली। लेकिन नए आईटी मिनिस्टर आने के बाद कुछ स्थितियों में बदलाव हुआ और ट्विटर ने स्वीकार भी किया था कि हाँ, हम इसके लिए ग्रीवांस सेल भी बना रहे हैं और जो भारतीय आईटी नियम है उन नियमों के तहत हम कार्रवाइयां भी करेंगे। और इसी नियमों के तहत ट्विटर ने ये जो पूरी सबसे बड़ी बात है कि एक नाबालिग यौन पीड़िता जो है थी जिसका पूरा आइडेंटिटी को जो है डिस्क्लोज किया था कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने एक पूरा कैंपेन चलाया था। दिल्ली में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले को लेकर के ट्विटर पर जो है कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था और इस बीच में, इस आपाधापी के बीच में कई बार उसकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज किया गया, जिसको आईटी नियमों का वायलेशन माना है ट्विटर ने। और उसी के तहत राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया। उसके बाद फिर तमाम जो बड़े नेता हैं, रणजीत सुरजेवाला है, केसी वेणुगोपाल है, इसके साथ ही जो है तमाम जो बड़े नेता हैं जो है सभी का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। और कांग्रेस का तो दावा यह है कि हमारे 5,000 कार्यकर्ताओं का ट्विटर अकाउंट को जो है ब्लॉक किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला है कि बीजेपी की साजिश है ये पूरे ट्विटर के साथ और हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ट्विटर से अलग हट करके फेसबुक और इंस्टा के जरिए अब कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। विपक्षी दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ खड़ी होने लगी है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे जो है सरकार की साजिश बताया है। तो कुल मिलाकर कोशिश अब इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की है। लेकिन लगातार इस बात को सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ट्विटर खुद रविशंकर प्रसाद का जब तत्कालीन आईटी मिनिस्टर का जो ब्लॉक कर सकता है तो फिर जो उसकी अपनी पॉलिसी है उसके तहत वो कार्रवाई कर रही है। ट्विटर इंडिया ने भी इस मामले में लेकिन क्या इस आरोप को हजम कर पाएगी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर रखी थी जिससे वो सरकार को खूब घेरती थी और तमाम निशाना साधा जाता था तमाम मुद्दों को लेकर, और अपनी रणनीति क्या है ये भी बताने की कोशिश ट्विटर के ही जरिए कांग्रेस पार्टी करती थी। लेकिन इतनी जल्दी किसी और सोशल साइट को अपनाना ट्विटर के अलावा क्या उनके लिए इतना आसान होगा और ये चीज हजम कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। सरकार इस बात को लेकर आक्रोशित थी कि एंटी गवर्नमेंट जो एजेंडा चल रहा है वो ट्विटर उसको हवा दे रहा है, ट्विटर उसको आगे बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए जो नए आईटी नियम थे, नए आईटी नियमों को जो है पालन करने का दबाव ट्विटर पर लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अब सत्ता पक्ष तो ठीक है, अब विपक्ष भी ट्विटर से पीड़ित नजर आ रहा है। जिस तरीके से 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेताओं पर जो है ट्विटर की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करे।
जिनके भी ट्विटर अकाउंट खुले हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदल करके मैं भी राहुल हूं करके वो कैंपेन चला रहे हैं। प्रियंका गांधी ने खुद राहुल गांधी की तस्वीर लगा ली है और मैं भी राहुल हूं कैंपेन को आगे बढ़ाया है। ट्विटर और फेसबुक और इंस्टा के जरिए कांग्रेस लगातार अटैक कर रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, सबसे ज्यादा जो रीच है सोशल, अगर उसकी बात की जाए सीमेंट की, तो उसमें ट्विटर की है। तो ऐसे में लगातार इनके अकाउंट्स को ब्लॉक होना ये अपने आप में कांग्रेस के लिए किसी एक सदस्य से कम नहीं है और इसी को लेकर कांग्रेस बौखलाई हुई है और लगातार सरकार और ट्विटर पर हमला बोल रही है। फिलहाल ट्विटर ने साफ कर दिया है कि हम आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखेंगे अगर इस तरह के कंटेंट दोबारा आए तो। बिल्कुल ब्रिजेश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किन किन नेताओं के अकाउंट बंद हुए हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का अकाउंट बंद कर दिया गया है, रणदीप सुरजेवाला का बंद किया गया है, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, मणिकम टैगोर, सुष्मिता देव, जितेंद्र सिंह अलवर, पूनम प्रभाकर, हरी सिंह रावत, गणेश गोदियाल, प्रणव झा, पवन खेड़ा, रोहन गुप्ता, अनिल चौधरी, रिपुन बोरा, मदन मोहन झा, रजनी पाटिल, चेला कुमार, रेवंत रेड्डी, बाला साहेब थोराट और गौरव वल्लभ। ये वो तमाम ऐसे नेता हैं जिनका जो ट्विटर अकाउंट है उसे बंद कर दिया गया है। तो किन किन नेताओं के अकाउंट को बंद किया गया है ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कहा गया है ट्विटर की तरफ से कि जो दुष्कर्म पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर करने की वजह से ही ये एक्शन लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत की तैयारियां तेज हैं। 16 अगस्त से शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। यूपी से नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री दिल्ली से शुरू करेंगे यात्रा। कई लोकसभा क्षेत्रों से होकर 19 अगस्त तक जाएंगे अपने लोकसभा क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रियों की कई सभाएं और स्वागत करने की तैयारी भी है। कोरी, धनगर और साथ ही पासी, लोधी, कुर्मी और ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश होगी। हर लोकसभा क्षेत्र से स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो एक बड़ी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। कह सकते हैं कि अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए लगातार अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी, क्या तैयारियां की जा रही हैं फिलहाल? बिल्कुल 16 तारीख से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है और निश्चित है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश से वो जो नए मंत्री बने हैं केंद्र में वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे जो कि दिल्ली से शुरू होगी। और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। स्थानीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार करने की कोशिश होगी, उन सीटों को टारगेट करने की कोशिश होगी जिन सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी जिसमें उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं जिनको केंद्र में प्रतिनिधित्व मिला है कहीं ना कहीं उनको बताने की कोशिश होगी ताकि उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस 2022 में की जा सके। इन बहुत सारे विषयों को लेकर बीजेपी ये यात्रा शुरू करेगी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने भी कमर कस ली और अपने जो जिले की इकाइयां हैं उनको निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा और उसके रोड मैप को लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्रियों की कई सभाएं और स्वागत करने की तैयारी है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए अलग अलग वोट बैंक को साधने की कोशिश भी की जाएगी। तो पूर्व परिवार कल्याण मंत्री के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। मामले में सपा नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित की सफाई भी सामने आई है। मैं रविदास जी को पहचान नहीं पाया, सुशील दीक्षित का यह कहना है। गर्मी थी, चक्कर आ रहा था, इसलिए पहचान नहीं पाया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने ही की बदसलूकी। रविदास मल्होत्रा के समर्थकों ने किया था दुर्व्यवहार। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे दुर्व्यवहार किया गया है मंत्री के साथ में। लेकिन अब उस पर सफाई भी सामने आ गई है। अब सफाई में कहा गया है कि गर्मी होने के चलते चक्कर आने की वजह से पहचान नहीं पाए। तो पूर्व परिवार कल्याण मंत्री के साथ
दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। मामले में सपा नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित की सफाई भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि मैं रविदास जी को पहचान नहीं पाया, गर्मी थी, चक्कर आ रहा था, इसीलिए नहीं पहचान पाया। क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी सफाई में, आपको सुनाते हैं। जिस कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ हो गई थी, गर्मी का माहौल था, वहाँ पर चूंकि हम लोग जहाँ पर बैठे थे, प्रयास था कि सड़क तक उस नज़र जाए, जो लोग निकले वो देखें कि समाजवादी पार्टी के लोग कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए जब 3-4 कार्यकर्ता वहाँ अगर बैठे सामने, तो उनको हमने वहाँ से खिसकने के लिए कहा और वो खिसक गए। उसके बाद माननीय रविदास मेहता जी, जो पूर्व में मंत्री रहे कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में, ये जब आए तो मैं इनको पहचान नहीं पाया, चूँकि गर्मी का माहौल था, हमको चक्कर सा आ रहा था, हमको समझ में नहीं आया कि ये माननीय मंत्री जी हैं और हम समझे कि कोई कार्यकर्ता है, इसलिए पीछे से हमने धीरे से मंत्री जी से खिसकने के लिए कहा। आज कौशाम्बी के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मां शीतला देवी अतिथि गृह में आयोजित होगी बैठक। सीएचसी सिराथू में ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। आशीष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। कल से ही डिप्टी सीएम प्रयागराज में थे और हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, जितने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे वहां पे कर रहे थे। अब उसके बाद दूसरे आज वो प्रयागराज से अभी चल के कुछ ही देर में कौशाम्बी आएंगे, जहां जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसका हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो 10:50 के आसपास सिराथू पहुंचेंगे, जहाँ पे सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का उनको उद्घाटन करना है। और उसके बाद वो लगभग 12 बजे के आसपास वो शीतला देवी अतिथि गृह जो है किराया में, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे। उसके बाद वो 1 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें मीडिया के लोगों से वो बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो कानपुर के बर्रा वरुण विहार में भीड़ द्वारा युवक को पीटने के मामले में आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यालय का घेराव किया और डीसीपी साउथ कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, डीसीपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दरअसल युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिससे नाराज बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता अब भी नाराज ही हैं। जिस तरीके से एक हिंदू नाबालिग लड़की को जिहादियों द्वारा परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी एफआईआर 9 तारीख को पुलिस प्रशासन को की गई थी और 354 की धारा पर कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको बराबर परेशान किया जाता रहा, तंग किया जाता रहा, जिसके विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़कर अरेस्ट कराया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट कर लिया उन धाराओं में जिस पर अरेस्टिंग तुरंत नहीं बनती थी, जिसके रोष में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने एसपी साहब का घेराव। आप परिचय मेरा पूछ रहे हैं, मैं परिचय हम सबका कराती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ लाइनें हैं जिसमें मुझे लगता है मेरा ही परिचय नहीं, मेरे सारे भाइयों का परिचय होना चाहिए, हमारे समाज का परिचय होना चाहिए। मैं वीर पुत्र, मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली बयाग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं जल जल कर हो गई भस्मसात। वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूँ, यदि कभी फूट पड़े विलव लेकर तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये हम सबका परिचय है। अब आप अपनी बात करें। जी बताइए कि आज किस बात को लेकर के आप लोग धरने प्रदर्शन बैठे, क्या मजबूरी थी देर रात तक यहाँ पर? जी, जैसा कि आप सभी के संज्ञान में मुझे कल जो बर्रा थाने में मारपीट की एक घटना हुई थी, उसके संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, आगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी किस तरीके का आश्वासन पे लोग हटे, क्या कहा गया कि तत्काल छोड़ा जा रहा है? नहीं, इस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार वो तो कह रहे हैं कि तत्काल उनसे कहा गया कि अभी छोड़ देंगे। इसमें जो भी नियम के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाएगा, आपको अवगत करा दिया जाएगा। पहले फेज में जब मामला 354 का दर्ज हुआ था, आरोप ये कि उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी वजह से गुस्सा उपजा,
उसकी वजह से घटना हुई, कल की घटना जो मारपीट इस संबंध में पहले से दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज है और मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। उसमें भी जो नियमानुसार जांच के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सूरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, कानपुर का ये पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताएं, और फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? ये पूरा मामला जो है बर्रा थाना क्षेत्र के वरुण विहार इलाके का है, जहां पर एक दलित महिला पिछले 20 दिन से बर्रा थाने के लगातार चक्कर लगा रही थी। दलित महिला का आरोप था कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार लगातार उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा है, जिसकी शिकायत भी दलित महिला ने की थी। मगर पुलिस ने इस पूरे मामले पर गोलमोल रवैया रखा, जिसके बाद दलित महिला बजरंग दल कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के पास पहुंची, जहां उसने अपनी फरियाद लगाई। जिसके बाद महिला ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इस पूरे मामले पर पत्र लिखा था कि उसका जबरन धर्मांतरण कराने का दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बीते दो दिन पूर्व बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वरुण विहार इलाके में पहुंचे और वहां पर मुस्लिम परिवार जो कि जिनके ऊपर आरोप था उनके युवकों की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद वो पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इस पूरे मामले में मारपीट का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के 2 नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने देर रात 3 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जब गिरफ्तारी की तो इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होने के बाद बजरंग दल के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डीसीपी दक्षिण रवीना त्यागी के कार्यालय में पहुंचे और घेराव किया। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके जो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है तत्काल उनको छोड़ा जाए। इसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि गंभीर धाराओं में मुकदमे नहीं है और ऐसे मामलों में जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें गिरफ्तारी का कोई भी नियम पास नहीं होता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी कर रही है। युवक को पीटने का मामला सामने आया है, भीड़ ने युवक की पिटाई की है। खबर अमेठी से, जहां बैंक मैनेजर के बेटे के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी टीम और अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कार सवार 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसओजी प्रभारी विनोद यादव के भी हाथ में गोली लगी है। पुलिस ने बैंक मैनेजर के बेटे को सुरक्षित बरामद किया है। अपहरण के बाद बदमाशों ने मांगी थी 20 लाख की फिरौती। 1.5 पसार हथकीला रोड नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो अमेठी का ये मामला है, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इतना ही नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है कुछ लोगों को। सर, आज सुबह जब हम अपनी शाखा पे पहुंचे तो हमको एक फ़ोन आया कि आपके बेटे का सुबह 10:30 बजे अपहरण हो गया है। उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या कहते हैं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो संयोग से 112 नंबर पर हमने कॉल किया और वहाँ पर इस इंफॉर्मेशन सूचीबद्ध की गई और तत्पश्चात थाना कमरौली, थाना मोहनगंज, थाना शिवरतनगंज और थाना जामो आदि थाना अध्यक्षों से हमारा संपर्क हुआ और सभी लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। और इसमें क्या कहते हैं आरएम साहब ने हमको तत्काल छुट्टी दी जब रीजनल ऑफिस में सूचना पहुंची, और उसके बाद मैं आया और क्या कहते हैं मतलब कि डीवाईएसपी, एसएचओ और क्या कहते हैं कप्तान साहब, सभी लोगों ने सकारात्मक सहयोग दिया। गौरव कुमार निगम जो कि कमरौली के निवासी थे, आज सवेरे उतेलवा से अपने साथी के शिवम के साथ जा रहे थे। राजा फतेहपुर में उनकी साड़ी की दुकान है। उनको राजा फतेहपुर से 1 किलोमीटर पूर्व एक टाटा निक्सन नीले रंग की गाड़ी के से कुछ 4 अभियुक्तों ने अपहरण कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपहृत के टेलीफोन से ही अपहृत के पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल टीमें गठित करके सक्रिय की गई। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और विभिन्न थानों की टीम, मोहनगंज की टीम, मुसाफिर खाना की टीम, अमेठी थाने की टीम, सभी टीमों को एक साथ हमारे पुलिस अधीक्षक के अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सक्रिय किया गया। मैं स्वयं भी सक्रिय रहा। हमें सफलता मिली। यही मिशरौली भिटुआ रोड पर करीब 9:30 बजे के आसपास हमारी मुठभेड़ हुई। उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जब पुलिस ने आगे से गाड़ाबंदी की, पीछे से हमारी एसओजी की टीम भी पीछा कर रही थी। वो 3 बार उन्होंने फिरौती की मांग की थी, जिससे हमको उनके बारे में सुराग लग रहे थे। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।